वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके करवाने जा रही हूँ पीजीटी, मतलब ये हिंदी सब्जेक्टिव का जो पेपर है 2014 का। लेकिन इसमें इसका जो कॉमन पेपर है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का, वो पेपर मैं आज आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ। देखिए, वैसे तो अभी पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन पैटर्न चेंज होने के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पुराने क्वेश्चन हमेशा रिपीट किए जाते हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है। तो इसलिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ ये नहीं कि हम सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर के आंसर सॉल्व करेंगे, काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे कि उनसे हम कुछ नया भी सीखें। जैसे कि देखिए, प्रश्न नंबर 1, प्रत्यक्षीकरण सीखा हुआ व्यवहार है, यह मत दिया गया है किसने? मनोविश्लेषण के जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने दिया, व्यवहारवादियों ने, प्रकार्यवादियों ने, या गेस्टाल्टवादियों ने? तो किसने दिया? व्यवहारवादियों ने। क्योंकि देखिए, व्यवहारवादी ही बात करते थे किसकी? प्रत्यक्ष की, कि जो सामने है, जो दिखाई दे रहा है, यानी कि जो बिहेवियर आपके सामने दिखाई दे रहा है उसी को प्रत्यक्षीकरण कहा हुआ है, और उसी का सीखा हुआ व्यवहार कौन कह रहा है? व्यवहारवादी। सेकंड क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में लचीलापन का उद्देश्य है। देखिए, पाठ्यक्रम में अगर हमारा पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल होगा तो उसके क्या उद्देश्य है, मतलब क्यों होना चाहिए फ्लेक्सिबल? तो पहला है ऑप्शन, विद्यार्थियों में स्कूल के अनुभव व उपलब्धि में सुधार करना, शिक्षकों को अधिक खाली समय उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को खाली कालांश देना, विद्यार्थियों को अपनी इच्छा अनुसार कक्षा में उपस्थित या अनुपस्थिति होने का अवसर देना। देखिए, डी है, बिल्कुल भी सही नहीं है, सभी को पता लग रहा है। सी है, विद्यार्थियों को खाली कालांश देना कोई ज़रूरी नहीं है, शिक्षकों को खाली समय उपलब्ध करवाना ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो विद्यार्थियों के स्कूल के अनुभव में और उपलब्धि में सुधार करना, यानी फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? ताकि विद्यार्थियों, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जो पाठ्यक्रम है उसको एक ये कंपलसरी नहीं मानना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम हमारा आ गया है बस उसमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ करवाना चाहिए। उसका फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, और एक पैटर्न तय कर दिया जाए कि इसी पैटर्न से करवाना चाहिए, तो ये विद्यार्थियों के लिए सही नहीं है। हर एक विद्यार्थी का आईक्यू लेवल अलग होता है, तो सिलेबस में हम उसको कम ज़्यादा करना, उनके अकॉर्डिंग सिलेबस रखना, तो वो सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो लियोन फेंसेंटेंजर ने दिया? अब देखिए, इसमें है क्रियात्मक सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, सामाजिक समानता सिद्धांत और संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत। तो ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है। तो वो कौन सा है? हमारा संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बालक में कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? ये तो आई थिंक सभी को पता होगा, बहुत कॉमन सा प्रश्न है। तो गुणसूत्र में कितने जोड़े होते हैं? अभी 23 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रेरणा का उदाहरण है? अब सामाजिक प्रेरणा है, समाज से जो प्रेरणा मिलती है, यौन अंतर्नोद, ये अंदरूनी होती है, आंतरिक होती है। मातृत्व अंतर्नोद, ये भी आंतरिक होता है। खोज अभिप्रेरणा या उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो इसमें खोज अभिप्रेरणा तो नहीं होगा, इसमें उपलब्धि अभिप्रेरणा होगा। क्योंकि देखिए, कौन सा सामाजिक प्रेरणा, आप जब उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो आपको क्या मिलती है? अभी समाज से प्रशंसा मिलती है, ठीक है। तो ये प्रेरणा आपको कौन दे रहा है? मतलब अभी आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, कल को आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले जो ख्याल आपके दिमाग में आएगा वो यही आएगा कि अब सभी मेरी तारीफ करेंगे, और मेरी मतलब प्रेज करेंगे। तो ये उपलब्धि अभिप्रेरणा है, वो सामाजिक प्रेरणा का। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, लिबिडो यानी कि काम शक्ति है, भौतिक ऊर्जा है, यौन ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा है, भावनात्मक ऊर्जा है। तो लिबिडो क्या है भाई? यौन ऊर्जा है। फ्राइड द्वारा दिए गए जो 5 अवस्थाएं बताई गई थी यौन ऊर्जा के लिए, तो वो 5 अवस्थाएं हैं। जैसे कि देखिए, फ्राइड, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके हर किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो वहाँ पर फ्राइड से रिलेटेड मिनिमम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब 3 भी आ सकते हैं, बट 2 तो आते ही आते हैं। तो फ्राइड ने पहली अवस्था क्या दी थी? चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, साथ के साथ फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत
ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आए, हो सकता है बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये पांचों जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, वो दे दी जाए और तीन दे दी जाए और एक अलग दे दी जाए और पूछ लिया जाए इनमें से कौन सी है जो फ्राइड द्वारा दी गई अवस्था नहीं है। तो आपको याद रखनी है। पहली है मुख्य अवस्था, कामुकता की प्रथम अवस्था होती है, जन्म से 18 माह तक की यह अवस्था होती है, मुख्य क्षेत्र में केंद्रित होती है। दूसरी है गुदी अवस्था, यह अवस्था 18 माह से 3 वर्ष तक की होती है। इसमें बालक की काम शक्ति मुख से हटकर गुदा क्षेत्र में हो जाती है। मुख क्षेत्र यानी कि 18 माह तक बच्चा कोई भी चीज़ है वो मुंह में लेकर आनंद की प्राप्ति करता है, और गुदा क्षेत्र मतलब मल मूत्र त्याग कर आनंद की प्राप्ति करता है। लैंगिक अवस्था, यह अवस्था में 3 से 5 वर्ष की आयु में रहती है। इस अवस्था में काम शक्ति का केंद्र बिंदु जनेंद्रियां होती है, यानी कि उसकी जितनी भी इंद्रियां होती है वो सब काम शक्ति में लगी होती हैं। अदृश्य अवस्था, इसमें यह अवस्था 5 से 12 वर्ष की आयु के बीच की होती है। इस अवस्था में काम शक्ति अदृश्य होती है, यानी कि कुछ समय के लिए जो काम शक्ति है वो ये कह सकते हैं कि कम हो जाती है, वो दिखनी बंद हो जाती है, बच्चा कहीं ना कहीं काम शक्ति से अलग हो जाता है। जनेंद्रिय अवस्था, यह मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में काम शक्ति जनेंद्रियों पर केंद्रित रहती है, जिसका उपयोग यह विपरीत लिंग एवं संतानोत्पत्ति के लिए करता है। तो यही है फ्राइड द्वारा दी गई 5 अवस्थाएं जिन्हें लिबिडो कहा गया है। तो ये पांचों अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षा के उद्देश्य हैं। नंबर 1, हर विद्यार्थी के सीखने व निष्पादन संबंधी विशेषताओं की विशिष्टता को समझना। और नंबर 2 है, स्कूल में लंबे समय तक विद्यार्थियों को रोकना जिससे वह अधिक पढ़ाई करे। नंबर 3, प्रतियोगिताओं के लिए अतिरिक्त अनुशिक्षण देना और बच्चों के गृह कार्य करवाने का अभिभावकों पर भार कम करने के लिए। तो जो प्रश्न है वो है हमारा, उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षा क्या होती है कि मान लीजिए कि कोई स्लो लर्नर बच्चा है, उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं, वो उसकी उपचारात्मक शिक्षा है। तो देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उपचारात्मक शिक्षा में सबसे ज़रूरी यही है कि हर विद्यार्थी के सीखने, यानी कि उसको जो सिखा रहे हो, निष्पादन संबंधी, निष्पादन यानी जो उसका रिजल्ट आएगा, विशेषताओं को, विशिष्टता को समझना, यानी उसके कारण को समझना कि उसका जो निष्पादन है वो किस कारण से इफेक्ट हो रहा है और किस कारण से उसको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या रहेगा, हर विद्यार्थी के सीखने व निष्पादन संबंधी विशेषताओं की विशिष्टता को समझना। हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, डेनियल गोलमैन के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सांस्कृतिक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या संज्ञानात्मक बुद्धि। तो डेनियल गोलमैन का मानना था कि भावनात्मक बुद्धि सबसे ज्यादा जरूरी है एक इंसान को इंसान बनाने के लिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग सृजनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि सृजनात्मकता क्या होती है, क्रिएटिविटी, कैसे क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। तो इसमें है अपसारी सोच, अभिसारी सोच, विवेचनात्मक सोच और अमूर्त चिंतन। तो देखिए, इसका सही आंसर है, निम्न में से कौन सा अंग सृजनात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है। तो अपसारी सोच, अभिसारी सोच, विवेचनात्मक सोच या अमूर्त सोच। तो इसमें देखिए, अमूर्त सोच तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर केवल अमूर्त सोच होगी तो मूर्त सोच उसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर अपसारी सोच और अभिसारी सोच, ये तो दोनों ही मतलब चिंतन कह सकते हैं, और ये सृजनात्मकता के लिए दोनों ही जरूरी है। लेकिन इसका सही होगा विवेचनात्मक सोच, कि उसको जो स्टूडेंट है, जो भी क्रिएटिव है, वो क्या है, उसको विवेचना करनी आनी चाहिए, चाहे वो अपसारी चिंतन से करे या अभिसारी चिंतन से करे, उसको विवेचना आनी चाहिए। तो अब देखिए, एक बार बात कर लेते हैं अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन होता क्या है। ये है ऐसा चिंतन जो जटिल, कठिन व उच्च स्तरीय होता है और नया होता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। इस चिंतन को विकेंद्रीकरण चिंतन भी कहते हैं। अपसारी चिंतन किसके लिए होता है, सृजनशील जो बालक होता है उसका चिंतन होता है। यानी कि एक कोई भी चीज, एक कोई भी टॉपिक जिसपे एक बच्चा हजारों बातें बता सकता है, उसको हम सृजनशील बालक कहते हैं, सृजनात्मक,
सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता होती क्या, एक नई चीज, एक क्रिएटिविटी करना, यानी एक पुरानी चीज को ही एक बहुत सारे शब्दों में नई नई बातें उसमें डालकर एक नया टॉपिक बना देना, वो क्या होगी, सृजनशील बालक होगा। उसी तरह अभिसारी चिंतन क्या होता है भाई, ऐसा चिंतन जो जटिल कठिन बहुस्तरीय रूढ़िवादी परंपरागत होता है, इसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। यानी कि रूढ़िवादी, एक चीज पर अटक जाना, यानी कि एक चीज को रट्टा मार लेना, वो प्रतिभाशाली बालक का चिंतन होता है। यानी प्रतिभाशाली जो बालक होंगे उनको कैसा चिंतन होगा, वो रट्टा बहुत अच्छा लगा लेंगे, वो एक चीज को भूलेंगे नहीं, जैसा लिखा हुआ है उसको वैसा ही पढ़ेंगे और वैसा ही लिखेंगे, वैसा ही बोलेंगे। तो विवेचनात्मक हमने पढ़ा था प्रश्न में, विवेचनात्मक जो सोच थी वो सही थी, क्योंकि अपसारी चिंतन में क्या किया जाता है, विवेचन ही तो किया जाता है।